नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम लोग एक बड़े गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे और विषय ये है कि हमारे यहाँ एक कम पढ़ा लिखा परंतु स्किल्ड पढ़ा लिखा, एक बिल्कुल अनपढ़ सिवाय हिसाब किताब जोड़ने नाम करने के, उनकी और उनकी कमाई के अंतर के कारण क्या हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सब्जी विक्रेता या फल विक्रेता ये 5 से 10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मल में, और इसके बाद ये मिनिमम 4 से 500 रुपये डेली कमा करके जाते हैं। यानी इनकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 से 20,000 के बीच की होती है, इतना हम लोग मान सकते हैं। इसी तरीके से एक थोड़ा इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ओला का ड्राइवर है, स्किल्ड ड्राइवर है, वो 5 से 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और वो 25 से 30 हज़ार रुपया यूजुअली मिनिमम 20,000 तो कमाता ही कमाता है। एक नहीं के बराबर पढ़ा लिखा लेकिन स्किल्ड लेबर जैसे प्लम्बर हुआ, राजमिस्त्री हुआ, ये भी 15 से 25 हज़ार रुपये महीने के बीच की कमाई करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान की व्यवस्था का कि ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाला छात्र 15 से 18 साल के बीच में, यानी जब तक वो 20 से 22 साल के उम्र को कैप्चर करता है, तब तक वो 8 से 10 लाख रुपए का यूजुअल इन्वेस्टमेंट अपनी पढ़ाई में कर चुका होता है। और उसके बाद जब वो मास्टराइज करता है किसी सब्जेक्ट विशेष में, जब वो मास्टराइज करता है, किसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट को पढ़ता है, और उसके बाद जब मास्टराइज करके वो निकलता है तो उसकी सैलरी जो होती है एक्सेप्शनली छोड़ करके कि किसी एमएनसी में बड़ा अच्छा उसको ब्रेक थ्रू मिल गया तो 50,000 लाख रुपए साल के पैकेज, क्या कहते हैं, मंथली के पैकेज पे वो आ जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसको 15 से 20 और मैक्सिमम 25,000 कमाने के लिए 25 से 28 साल का उसको कैरियर देना पड़ता है, 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, और उसके बाद जो उसकी कमाई होती है वो कमाई भी उसी स्लैब की होती है जिस स्लैब से थोड़ा कम ज़्यादा ओला का ड्राइवर कमाता है या एक प्लम्बर कमाता है। ऐसी स्थितियों में एक प्रश्न उठता है कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। ये प्रश्न आज इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कुछ दिन पूर्व हमारे नेताओं ने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए एक बड़ी गंदी बात शेयर की कि आप पकौड़े का ठेला लगाएं। आशय उनका कुछ और था लेकिन भाषा गलत थी, भाषा गंदी थी। यानी हमारे देश का नौजवान वो पकौड़े का ठेला लगाए, वो भी कब? जब वो बीबीए या एमबीए करके आ रहा है। वो भी कब? जब वो बीएससी या एमएससी करके आ रहा है, बीए या एमए करके आ रहा है। वो नौजवान पकौड़े का ठेला लगाए और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, जिसको बोलना नहीं आता है, जिसका क्वालिफिकेशन अपने आप में संदिग्ध है, वो आदमी हजारों करोड़ों की संपदा पे खेले। क्या ये लोकतंत्र है? और अगर ऐसा लोकतंत्र है तो इससे घृणित और गंदा लोकतंत्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि हमारा हर राजनेता का बेटा स्वतः ही राजा घोषित होता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवर्तित राजतंत्र है कि राजा का बेटा ही राजा जाएगा। और हम दुहाई देते हैं परिवारवाद की, हम दुहाई देते हैं वंशवाद की। भाई क्यों ना हो, केवल एक वंश विशेष नहीं, हर पार्टी की ये गंदगी है। और पर्टिकुलर वर्ग के लोग ना उठ पाएं, जातीय आधार पर उनका दमन हो, उसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है कि हिंदुस्तान की जो विशिष्ट मेधा है वो एमएनसीज के माध्यम से विदेशों में जा कर के प्रतिभावान हो रही, जहां उसको सम्मान मिल रहा है, जहां वो कमाई कर रही है और अपने परिवार को सम्मानित जीवन से जी रही है। साथियों, हिंदुस्तान की तकदीर को धूल धूसरित करने वाले यहाँ के गंदे राजनीतिज्ञों की सोच है। ये हिंदुस्तान के विकास की बात नहीं करते, गुमराह कर रहे हैं, स्पष्ट है। ये हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को कायम करने की बात कर रहे हैं। आप कैरेक्टर देखिए,
दोनों ही पार्टियों का कैरेक्टर मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज, हाथरस और करौली को लेकर। हाथरस में घटनाक्रम घटित हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, कांग्रेस का पूरा लश्कर पूरे ड्रामे के साथ हाथरस को हाईलाइट करने चला आया। और जब ऐसा ही एक दुर्दांत घटनाक्रम घटित हुआ करौली में, जहां एक पुजारी को जमीनी मसले को लेकर के जला के मार डाला गया, तो यही भाजपा का एक नेता वहां 25 लाख की घोषणा करने गया। उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया, लेकिन करौली गया। और वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में नंगा नाच कर रही थी, आज मैं जब टीवी चैनल देख रहा था तो उसकी स्थिति ये थी कि उनका सीएम का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री ने 50 लाख की परिवार ने मांग करी, उन्होंने 10 लाख 5 लाख की चेक 5 लाख रुपया उनके खाते में दिया। और परिवार के साथ क्या गंदा मजाक कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कह करके संविदा की नौकरी दे रहे हैं। तो ये अपने अपने शासन के लिए दोहरा चरित्र क्यों? हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, किन लोगों के हाथ में हम अपने देश की, अपने समाज की कमान दे रहे हैं। उन लोगों के हाथ में जो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उस शासन सरकार को हम दे रहे हैं। आप याद करिए 2014 भाजपा का पहला मैनिफेस्टो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष। आज आलम यह है संविदा, वो भी 6 महीने की मोहलत। अच्छी चीज है, मैं संविदा में 6 महीने के ट्रायल का स्वागत करता हूं, क्योंकि 6 महीने में केवल मेधा रहेगी। जाति आरक्षण तो ये पार्टियां खत्म नहीं कर सकती, इनकी मजबूरी है, लेकिन संविदा में आगे वही बढ़ेगा जो सक्षम होगा। एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है, स्वागत योग्य पहल है। परंतु इस तरीके से धोखाधड़ी करना कि उस हत्या को कंपनसेट करने के लिए उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिए जाने की बात करना और फिर संविदा का अपॉइंटमेंट लेटर देना, यह निंदनीय है। कपिल मिश्रा का दिल्ली से आकर के कांग्रेस शासित प्रदेश में 25 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा करना, यह निंदनीय है। क्यों नहीं कपिल मिश्रा हाथरस गए थे? साथियों, हो क्या रहा है कि जनता की भावनाओं से, वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, स्पष्ट है जनता की भावनाओं से दोनों ही पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं। आखिरकार क्यों नहीं कोई आदमी भदोई गया? भदोई में उस 9 वर्ष की बालिका के साथ जो दुर्दांत कांड हुआ, तो क्या वो संवेदनशील कांड नहीं था? क्या उस कांड को लेकर के इन नेताओं की नैतिकता नहीं बनती थी? आखिर क्यों कर ऐसा हो रहा है, वो भी रामराज की दुहाई देने वाले प्रदेश में? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? आपको याद हो 5-6 दिन लगातार ये चर्चा का विषय रहा कि पुलिस दमन कर रही है पीड़ित परिवार का। हाथरस में पुलिस धमका रही है, जिले का जिलाधिकारी धमकाने गया, और वही अब राजस्थान कर रहा है। पहले आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी, फिर 307 की रिपोर्ट दर्ज की जाने लगी, और फिर जब बहुत दबाव पड़ा तो 302 में FIR हुई। तो क्या अगर सरकारी विभाग ही अपने दायित्व के प्रति इस तरीके से गैर जिम्मेदार होंगे तो समाज किधर जाएगा? ये एक बड़ा गंभीर और गूढ़ विषय है। और उससे बड़ा गंभीर और गूढ़ विषय ये है कि क्या ऐसे अधिकारियों को नौकरी में रखा जाना चाहिए? देखिए, हमारे विकास के पैसे से इन अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासन के हों, इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। तो क्या हम ऐसे लोगों के लिए तनख्वाह दे रहे हैं जो अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति न कर पा रहे हों, जो राजनीतिक दबाव में काम करते हों, जो बजाय संविधान और नियम कानूनों के प्रति समर्पित होने के वो प्रदेश के सरकार के लिए समर्पित हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। और जिस विषय पे मैं चर्चा कर रहा था, अब पुनः उसकी तरफ मैं आपके साथ आता हूं वापस, कि ये बहुत गंभीर विषय है कि जिस देश का शासन सरकार अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकता है, ऐसे देश की सरकार को नैतिकता में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे प्रदेश की सरकार को नैतिकता में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या भद्दा मजाक है? सिलिकॉन वैली में ही हिंदुस्तान की मेधा का परचम लहरा रहा है, और हिंदुस्तान में कौन लीड कर रहा है? 98% लाने वाले के सापेक्ष 3335% वाला आदमी नेतृत्व कर रहा है।
आप आरक्षण दीजिए, निसंदेह दीजिए, लेकिन अगर जात आधारित आरक्षण के आधार पर अगर आप नौकरियां देंगे तो कहीं ना कहीं मेधा के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। और जिस समाज में मेधा की हत्या होगी वो समाज कभी फलीभूत नहीं होगा, ये भी अकाट्य सत्य है। मैं आज के इस टॉक शो के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जागृत हों, अपनी आवाज़ को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और एक वास्तव में अवसरों से भरे हुए हिंदुस्तान के लिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ऐसे ही हम आप बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए। नमस्कार।